हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है गोल्ड। ये एक अमेरिकन क्राइम ड्रामा मूवी है। इसी के साथ साथ ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको भी दुनिया के सबसे बड़े खजाने को खोजने की कहानी को जानकर मजा आएगा। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे इन वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो कहानी में हमें सन 1981 के नवाडा के रेनो सिटी की घटना बताई जाती है, जब कैनी वेल्स नाम का आदमी अपने ऑफिस में था और वो अपनी गर्लफ्रेंड के से बात कर रहा होता है। कैनी के को बताता है कि उसके दादाजी नवाडा के पहाड़ों के पास गए थे और उन्होंने वहाँ पर माइनिंग का काम शुरू किया था और इस काम को उसके पिताजी काफी आगे तक ले गए और अब वो उनके परिवार की तीसरी पीढ़ी है जो उन्हीं के काम को संभाल रहा है। कैनी से उसके परिवार की हिस्ट्री जानकर काफी खुश होती है और आगे कैनी और के दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। तभी कैनी के ऑफिस में काम करने वाला एक आदमी कैनी के पास आकर कहता है, तुम्हारे डैड तुम्हें बुला रहे। कैनी अपने पिता के पास जाता है जो कि वाशो माइनिंग के हेड होते हैं और कैनी के डैड कहते हैं, मेरे जाने के बाद तुम्हें वाशो माइनिंग कंपनी को चलाना है। मैंने अपनी जिंदगी में इस बिजनेस को लेकर सिर्फ एक ही बात सीखी है कि ये माइनिंग का बिजनेस काफी मुश्किल है, पर ये अच्छे से चलाया जा सकता है। कैनी अपने पिता की बातों को ध्यान से सुन रहा होता है और ये आखिरी बार ही था जब कैनी ने अपने पिता को आखिरी बार देखा था, उनसे आखिरी बार बात की थी। आगे हमें 7 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जब कैनी की जिंदगी में काफी कुछ बदल चुका था। कैनी काफी मोटा हो चुका था और उसके सारे बाल भी झड़ चुके थे और कैनी अब अपनी कंपनी वाशो माइनिंग को एक बार से ऑपरेट किया करता था, जहां पर कैनी के एम्प्लॉय भी काम किया करते थे। कैनी के इस काम में कैनी की गर्लफ्रेंड भी उसका साथ दिया करती है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैनी एक बैंक के पास जाता है ताकि बैंक उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे। कैनी बैंक में काम करने वाले लोगों को अपने प्रोजेक्ट की साइट के बारे में बताता है, पर बैंक के एम्प्लॉय उसके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखाते और वो कैनी के प्लान को रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद कैनी काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो काफी दुखी भी होता है, क्योंकि कैनी की कंपनी वाशो माइनिंग बुरी तरह घाटे में चल रही थी और उसकी कंपनी पर काफी सारा कर्ज भी था। उसकी कंपनी के सारे प्रोजेक्ट कॉम्पिटिटर कंपनी को मिल रहे थे और कैनी चाहकर भी वाशो माइनिंग को डूबने से नहीं बचा पा रहा था। इसलिए कैनी धीरे धीरे शराब के नशे में डूबने लगा था। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगा था और इसी कारण कैनी का घर तक भी बिक गया था। अब कैनी अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर जाकर रहने लगा था। एक दिन कैनी के घर पर शराब के नशे में धुत होता है। तभी रात में कैनी को एक सपना आता है और कैनी सपने में इंडोनेशिया का जंगल देखता है। कैनी सपने में देखता है कि जंगल के बीच में कई सारे लोग एक खदान में काम कर रहे हैं। वहाँ पर जंगल के बीच में उन्होंने पहाड़ में सोने की खोज कर ली है। कैनी को अपने सपने में फेमस जियोलॉजिस्ट माइक अकोस्टा भी दिखाई देता है, जिसे 6-7 साल पहले कैनी इंडोनेशिया में मिला था। माइक अकोस्टा अपने टाइम का एक फेमस जियोलॉजिस्ट होता है और उसकी एक थ्योरी थी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की, जिसके हिसाब से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के आसपास कई अच्छे माइनिंग साइट मिल सकते थे। माइक अकोस्टा ही वो आदमी था जिसने साउथ एशिया की सबसे बड़ी कॉपर माइन ढूंढी थी और उसके हिसाब से उन्हें इसे ही गोल्ड की माइन भी मिल सकती है। अगली सुबह कैनी की आंख खुलती है तो वो उठते ही माइक अकोस्टा का विजिटिंग कार्ड ढूंढने लगता है। कैनी अपनी गर्लफ्रेंड की घड़ी और उसकी गोल्ड रिंग और कुछ कीमती सामान अपनी जेब में रख लेता है और कैनी सूट पहनकर तैयार होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी कै उठती है और वो कैनी से पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तब कैनी कहता है, मैं 1 हफ्ते के लिए कहीं जा रहा हूँ। क्या कैनी को रोकती है, पर कैनी जल्दीबाजी में वहाँ से निकल जाता है। आगे कैनी के की घड़ी और अंगूठी बेचकर कुछ पैसों का इंतजाम करता है और कैनी इंडोनेशिया की फ्लाइट में बैठकर जकार्ता पहुंच जाता है। कैनी जकार्ता के उस होटल में पहुंचता है जहां पर माइक अकोस्टा ठहरा था। माइक अकोस्टा नीचे आकर कैनी से मिलता है और माइक कैनी को देखकर हैरान होता है और माइक कैनी की हालत को देखकर समझ जाता है कि कैनी शायद पहले जितना अमीर नहीं रहा। कैनी कहता है, मैं तुम्हारे लिए माइनिंग प्रपोजल लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरी नजरों में अब भी तुम एक फेमस जियोलॉजिस्ट हो और मैं तुम्हारी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाली थ्योरी पर बिल्कुल बिलीव करता हूँ। मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा, बस तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि हमें माइनिंग कहाँ शुरू करनी है। कैनी किसी तरह से माइक अकोस्टा को माइनिंग के लिए राजी कर लेता है। आगे माइक अकोस्टा कैनी को अपने साथ इंडोनेशिया के जंगल में ले जाता है और माइक कैनी को पहाड़ दिखाता है जहाँ पर वो माइनिंग करना चाहता था। उस पहाड़ को देखकर कैनी शॉक रह जाता है
और कैनी कहता है मैंने बिल्कुल ऐसा ही पहाड़ अपने सपने में देखा था। आगे कैनी माइक से पूछता है हमें यहाँ पर माइनिंग शुरू करने के लिए लगभग कितने पैसे चाहिए होंगे। माइक कहता है शुरुआत करने के लिए हमें लगभग $7 लाख चाहिए होंगे। कैनी कहता है मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। तब कैनी अपने पास से नैपकिन निकालता है और उस पर कॉन्ट्रैक्ट लिखता है जिसमें लिखा था 50-50% की पार्टनरशिप प्रॉफिट और लॉस में। कैनी उस कॉन्ट्रैक्ट को माइक को देता है और माइक उसे पढ़ने के बाद उस पर साइन कर देता है और कैनी उस कॉन्ट्रैक्ट को माइक को ही रखने के लिए दे देता है। उसके बाद कैनी अपनी टीम के साथ पैसों को इकट्ठा करने में लग जाता है। वो छोटे छोटे इन्वेस्टर को ढूंढकर उन्हें बताता है कैसे उनके पास माइक अकोस्टा नाम का जाना माना जियोलॉजिस्ट है जिसने एशिया की सबसे बड़ी कॉपर माइनिंग साइट ढूंढी थी। कैनी छोटे इन्वेस्टर से $2.5 लाख तक इकट्ठा कर लेता है और कैनी माइक को फोन करके बताता है मेरे पास अभी इतने ही पैसे इकट्ठा हुए हैं। तब माइक कहता है हालांकि ये पैसा काफी कम है लेकिन हम अब इससे अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। आगे माइक और कैनी लेबर का इंतजाम करते हैं और माइक उस जगह का चुनाव करता है जहां पर वो माइनिंग शुरू करने वाले थे। तब वहां की लेबर उस लोकेशन के आसपास के पेड़ों को काटने लगती है और मजदूर वहां पर एक माइनिंग कैंप साइट बना देते हैं। आगे उस साइट पर माइनिंग की मशीनें पहुंचती है और उसके बाद जमीन पर ड्रिल करना शुरू किया जाता है। ड्रिलिंग के जरिए जमीन के सैंपल लिए जाते हैं। आगे उस सैंपल को गोल्ड परसेंटेज टेस्ट कराने के लिए लोकल लैब में भेजा जाता है। धीरे धीरे उन सैंपल्स की लैब रिपोर्ट्स आने लगती है पर उस जगह का कोई भी कोर सैंपल ऐसा नहीं निकलता जिसकी रिपोर्ट कैनी को अच्छी मिले। बार बार रिपोर्ट के फेल आने के बाद कैनी नर्वस होने लगता है और वो माइक से कहता है ये सब कब तक चलता रहेगा। तब माइक कहता है ये माइनिंग का काम है, तुम्हें थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। जंगल में लगातार पानी गिर रहा था और मौसम खराब था इसलिए कैनी की हालत भी धीरे धीरे खराब होने लगी थी। कैनी को खतरनाक मलेरिया हो जाता है और उसके पास पैसा भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था और इसके कारण कैनी लेबर का पेमेंट भी टाइम पर नहीं दे पा रहा था। इस वजह से एक दिन सारे लेबर्स काम छोड़कर वहां से जाने लगते हैं। कैनी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो काम करने वाले नहीं रुकते। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैनी मलेरिया के बुखार के कारण तड़प रहा होता है। वो बिस्तर पर लेटा होता है और वो माइक से कहता है हमें किसी भी हालत में वर्कर्स को वापस लाना पड़ेगा, भले ही हमें इसके बदले वर्कर्स को अपना प्रॉफिट देना पड़े। कैनी माइक से वादा लेता है चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम मुझे जंगल में बिना रिजल्ट के मरने नहीं दोगे। तब माइक कैनी को बिस्तर पर लेटाता है और वो उससे कहता है तुम्हें अब आराम करना चाहिए। कैनी को सुलाकर माइक जंगल की तरफ निकल जाता है उन मजदूरों से मिलने। माइक जंगल में मजदूरों के मुखिया से मिलकर उनसे कहता है मैं मानता हूँ कि लेबर को देने के लिए अभी हमारे पास पैसे नहीं है पर मैं जानना चाहता हूँ मैं आप लोगों के लिए ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मजदूर वापस काम पर लौटकर काम करने लगे। तब मजदूरों का वो मुखिया माइक को अपने घर के अंदर ले जाता है। तब माइक वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर एक बच्चा बीमार होता है और उसकी माँ उसे पानी पिला रही होती है। जब माइक पानी को देखता है तो वो पानी काफी गंदा होता है। तब माइक अपनी बोतल से साफ पीने का पानी उस बच्चे को देता है। इसके बाद माइक वापस माइनिंग कैंप में चला जाता है। माइक कैनी के पास बैठा हुआ होता है। तब कैनी को थोड़ा होश आता है। तब माइक कैनी से कहता है मैं सोच रहा हूँ तुम इस माइनिंग प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दो और वापस अपने घर लौट जाओ क्योंकि तुम्हारी तबीयत काफी खराब है। कैनी कहता है नहीं माइक मैं किसी भी हालत में वापस नहीं जाने वाला। तब माइक कहता है अगर हमें मजदूरों को वापस बुलाना है तो शायद हमें उनके घरों में साफ पीने के पानी का इंतजाम करना होगा और इस कारण शायद लेबर वापस काम पर लौट आए। तब कैनी माइक को अपने 2 क्रेडिट कार्ड देता है जिन कार्ड्स में थोड़ी सी लिमिट होती है। तब कैनी माइक से कहता है इन कार्ड्स के सारे पैसे खर्च कर दो पर उन लेबर्स को किसी भी हालत में वापस ले आओ। माइक ऐसा ही करता है। वो पैसों को खर्च करके लेबर्स के घरों के लिए कुछ पानी के प्यूरिफायर खरीदता है और उन्हें लेबर्स के घर पर लगाकर साफ पीने के पानी का इंतजाम करता है। माइक की ये कोशिश काम कर जाती है और सारे लेबर वापस काम पर लौटने लगते हैं। वो और ज्यादा जमीन के सैंपल निकालने लगते हैं। दूसरी तरफ कैनी मलेरिया के बुखार में हफ्ते बिता देता है। कैनी को जब होश आता है तो माइक उसके सामने बैठा होता है और माइक कैनी से कहता है तुम जब बुखार में लगातार सो रहे थे तब हमने साइट पर 17 जगह और खुदाई की और वहाँ के सैंपल लैब में भेजे। तब कैनी माइक से कहता है और हमें रिजल्ट क्या मिला। माइक कहता है वो सारे सैंपल फेल हो गए पर हमें एक अच्छा सैंपल भी मिला है जिसमें 1 टन में सोने की मात्रा 8 ग्राम थी। ये बात सुनकर कैनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि माइक उससे मजाक कर रहा था और उन्हें उस जमीन पर सोना मिल चुका था। कैनी खुशी के मारे झूमने लगता है और वो माइक के साथ इस बात की खुशी मनाने लगता है कि फाइनली उनके हाथ एक गोल्ड माइन लग चुकी है।
आगे कैनी वापस अमेरिका चला जाता है। कैनी की जिंदगी अब पूरी तरह से वापस से बदलने वाली थी, इसलिए वो अपनी वाइफ के साथ और अपने दोस्तों के साथ वापस पार्टियां करने लगा था। आगे कैनी अपनी टीम के साथ बार में बैठा होता है, तभी वहाँ पर एक जर्नलिस्ट आता है और वो कैनी को लेकर अपनी गोल्ड डिगर मैगजीन में एक आर्टिकल लिखना चाहता था। कैनी खुशी खुशी उस जर्नलिस्ट को अपना इंटरव्यू दे देता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैनी की एक मीटिंग बैंक वालों के साथ होती है। ये वही बैंक वाले थे जिन्होंने कैनी को पहले रिजेक्ट किया था। इस बार बैंक का मालिक कैनी से खुद मिलने आया था और वो कैनी को ऑफर करता है, हम तुम्हारी कंपनी वाशो माइनिंग के शेयर्स को लॉन्च करेंगे और इससे हम तुम्हें तुम्हारे शेयर्स की अच्छी कीमत दिलवा सकते हैं। कैनी बैंक के इस ऑफर के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ माइक भी लगातार माइनिंग कर रहा था और जैसे जैसे नए सैंपल्स निकाले जा रहे थे, वैसे वैसे सैंपल्स की रिपोर्ट और ज्यादा अच्छी आने लगी थी। माइक ये बात कैनी को बताता है कि वो जल्द ही काफी ज्यादा मालामाल होने वाला। यह जानकर कैनी भी बहुत खुश होता है और वो अपने टीम के लिए नया ऑफिस ले लेता है। दूसरी तरफ मार्केट में मीडिया में लगातार ये बात चल रही थी और आर्टिकल छप रहे थे कि वाशो माइन कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइन मिल गई है। यह न्यूज तेजी से सभी ओर फैल रही होती है और इसकी खबर एक बड़े वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट बैंक ब्राउन थॉमस तक भी पहुंचती है। ब्राउन थॉमस में काम करने वाला एम्प्लॉय ब्रायन अपने बॉस से मिलता है और वो अपने बॉस को वाशो माइनिंग के बारे में बताता है। आगे ब्रायन कैनी के ऑफिस में फोन करता है और उससे बात करता है। ब्रायन कैनी को बताता है, मैं ब्राउन थॉमस बैंक से बोल रहा हूँ, हम कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। यह बात सुनकर कैनी बहुत खुश होता है और वो फोन रखता है और वो ये बात अपनी टीम को भी बताता है। मूवी के अगले सीन में कैनी और माइक ब्राउन थॉमस बैंक में जाते हैं और वो वहाँ पर मीटिंग कर रहे होते हैं। तब ब्रायन कहता है, वाशो माइनिंग के पास इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइन है, तो ब्राउन थॉमस बैंक ने डिसाइड किया है कि हम पैसा देकर इस कंपनी की ऑनरशिप लेंगे। हम चाहते हैं कि कैनी इस प्रोजेक्ट के लिए हमसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ले और किसी बड़ी माइनिंग कंपनी को इस पार्टनरशिप में इन्वॉल्व कर ले। कैनी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो कहता है, मेरी कई पीढ़ियों ने पहाड़ों से सोना निकाला है, तो ये काम हमारी कंपनी अच्छे से कर सकती है, हमें किसी भी और कंपनी से पार्टनरशिप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तब माइक अकोस्टा एक सॉल्यूशन निकालता है और माइक कहता है, ब्राउन थॉमस बैंक जो कि सबसे बड़ा इन्वेस्टर बैंक है, मैं आपके कुछ कर्मचारियों को अपने साथ इंडोनेशिया लेकर जाऊंगा और मैं वहां पर आपके कर्मचारियों को माइनिंग का पूरा काम बताऊंगा। अगर वो देखने के बाद आप लोग मुझ पर और कैनी पर भरोसा करने के लिए तैयार होते हैं, तो ब्राउन थॉमस बैंक को वाशो माइनिंग में इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ब्राउन थॉमस बैंक के 3 सबसे बड़े इन्वेस्टर इंडोनेशिया पहुंचते हैं। वहाँ पर माइक उन तीनों को सारा प्रोसेस समझाता है कि कैसे वो जमीन के सैंपल निकालते हैं और उसके बाद वो सिक्योर तरीके से उन सैंपल को पैक करके लैब में भेजते हैं सैंपल को टेस्ट करने के लिए। इस तरह से माइनिंग साइट पर हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑपरेट किए जा रहे। आगे माइक उन तीनों को नदी किनारे ले जाता है और वो तीनों पानी के अंदर सोना ढूंढने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हीं में से एक इन्वेस्टर के हाथ में कुछ लगता है। वो एक सोने का छोटा सा टुकड़ा होता है जिसे देखकर वो तीनों इन्वेस्टर बहुत खुश होते हैं और माइक उन इन्वेस्टर से कहता है, यहाँ पर इन्वेस्ट करके आप लोग काफी अमीर हो सकते हो क्योंकि ये पूरी जगह सोने से भरी पड़ी है। ये देखकर इन्वेस्टर भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद ब्राउन थॉमस और वाशो माइनिंग के बीच एक डील साइन होती है। इस डील के अनुसार ब्राउन थॉमस बैंक वाशो माइनिंग में $20 मिलियन इन्वेस्ट करेगी। आगे स्टॉक एक्सचेंज में वाशो माइनिंग के स्टॉक का लिस्टिंग का दिन आता है और वाशो माइनिंग के सारे स्टाफ को एक बड़े से आलीशान होटल में बुलाया जाता है। कैनी की गर्लफ्रेंड के भी वहां पर पहुंचती है। आगे वो दोनों काउंटडाउन में जाते हैं और वाशो माइनिंग के स्टॉक को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराते हैं। लिस्ट होते ही वाशो माइनिंग का स्टॉक रॉकेट की तरह रफ्तार पकड़ लेता है। वाशो माइनिंग के स्टॉक प्राइस तेजी से बढ़ने लगता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैनी सभी के लिए एक सेलिब्रिटी की तरह बन चुका था, जो बड़ी बड़ी पार्टियों में जाता है, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोगों से मिलता है। तब कैनी की गर्लफ्रेंड के भी ये देखकर बहुत खुश होती है, पर उसे कहीं न कहीं ये डर भी होता है कि कैनी का बिहेवियर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। कैनी के सामने ही एक लड़की से फ्लर्ट करने लगता है। के को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। के जब होटल लॉबी से अपने रूम में जा रही होती है, तब उसे ब्राउन थॉमस बैंक में काम करने वाले एम्प्लॉय ब्रायन की आवाज आती है। के को सुनाई आता है कि ब्रायन कैनी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। ब्रायन कैनी के बारे में बोल रहा था कि कैनी एक शराबी बंदर है जिसके साथ उसके बैंक को मजबूरी में पार्टनरशिप करनी पड़ रही है। ब्रायन की बातों को सुनकर के ब्रायन के पास जाती है और उसे जवाब देकर बताती है कि कैनी वेल्स उसका हस्बैंड कौन है।
ये सुनकर ब्रायन थोड़ा डर जाता है कि के कहीं इसके बारे में केनी को ना बता दे और उनकी पार्टनरशिप ना तोड़वा दे। क्या केनी को ये बात बताने जा रही होती है कि ब्रायन उसके बारे में क्या क्या बोल रहा था। तब के देखती है कि केनी एक रेचल नाम की लड़की के पास बैठा हुआ था और रेचल केनी के पैर पर अपने हाथ फेर रही थी। केनी को इस तरह से देखकर के को गुस्सा आ जाता है और के वहां से जाने लगती है। तब केनी भी के को समझाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। आगे वो दोनों होटल रूम में पहुंचते हैं और उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। क्या केनी को बार बार समझाने की कोशिश करती है, पर इसके बाद केनी के पर इल्जाम लगाता है। केनी कहता है असल में तुम मेरी तरक्की से जलने लगी हो, इसलिए तुम मुझसे लड़ने लगी हो। ये सुनकर के का दिल टूट जाता है और वो कहती है देखना एक दिन ये लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे, उस दिन तुम मुझे याद करोगे। ऐसा कहकर के वहाँ से चली जाती है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कहानी कुछ समय आगे बढ़ जाती है। अब केनी वेल्स एक रूम में बैठा हुआ था FBI टीम के सामने। FBI ऑफिसर केनी से पूछता है बताओ तुम्हारी लाइफ में आगे क्या हुआ था। केनी कहता है मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए थे और मैं अय्याशी में पूरी तरह डूब गया था। मैंने के को छोड़ दिया और मेरा रेचल के साथ अफेयर चला। आगे केनी रेचल के साथ एक पूल में एंजॉय कर रहा होता है। तब वहाँ पर एक आदमी आता है। उस आदमी को देखकर केनी तुरंत उसे पहचान जाता है। यह आदमी मार्क हैंकॉक होता है जो कि एक बहुत बड़ी माइनिंग कंपनी चलाता है। हैंकॉक केनी का कॉम्पिटिटर था, इसलिए केनी उससे जलता था और अब केनी के पास दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइन आ गई होती है। केनी थोड़ी देर तक हैंकॉक से बात करता है और फिर वो उसे एटीट्यूड दिखाकर उसके मुंह पर सिगरेट का धुआं छोड़ता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मार्क हैंकॉक ने अपने दांव चलना शुरू कर दिए है। ब्राउन थॉमस बैंक की मीटिंग में हैंकॉक भी मौजूद होता है और मार्क हैंकॉक ने केनी वेल्स को एक ऑफर दिया होता है। केनी उस ऑफर को पढ़ते ही गुस्से में मीटिंग से बाहर निकल जाता है। तब ब्रायन भी केनी के पीछे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है यह ऑफर बहुत अच्छा है, तुम्हें यह ऑफर मान लेना चाहिए। इस ऑफर से तुम्हें $300 मिलियन मिलेंगे। केनी को यह ऑफर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि मार्क हैंकॉक ने उसका नाम गोल्ड माइन की ऑनरशिप से हटा दिया था। केनी कहता है इस प्रोजेक्ट को मैंने अपनी मेहनत से बनाया है और मैं किसी को ऐसे बेचकर नहीं जाने वाला। और ऐसा कहकर केनी हैंकॉक का ऑफर रिजेक्ट कर देता है। केनी की बातों को सुनकर FBI ऑफिसर केनी से कहता है तुमने इतनी बड़ी रकम ठुकरा दी जबकि अब तुम्हारी हालत ठीक भी नहीं है, तुम्हें शायद अपनी गाड़ी में सोना पड़ेगा। केनी कहता है मैंने इतनी बड़ी रकम ठुकरा दी क्योंकि ये मेरा एक सपना था और सपने कभी बेचे नहीं जाते। आगे मूवी में हमें दिखाया जाता है कि माइक अकोस्टा माइनिंग साइट पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर इंडोनेशियन आर्मी आ जाती है और वो माइनिंग साइट को खाली कराने लगती है। माइक आर्मी को रोकने की कोशिश करता है पर आर्मी वाले उस पर भी गन अड़ा देते हैं। तब माइक केनी को फोन करता है और उसे बताता है इंडोनेशियन आर्मी साइट को खाली करा रही है, गवर्नमेंट ने हमारी माइनिंग का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। तुम्हारी हैंकॉक के साथ मीटिंग हुई थी, तुमने उसमें क्या किया। केनी कहता है हैंकॉक ने मुझे $300 मिलियन का ऑफर दिया था जिसे मैंने ठुकरा दिया। यह जानकर माइक केनी पर गुस्सा होता है और वो उससे कहता है तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मार्क हैंकॉक बहुत ही खतरनाक आदमी है और मार्क हैंकॉक के इंडोनेशिया पर राज करने वाले शूरतों से अच्छे रिलेशनशिप है। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ये माइन हमारे हाथ से चली गई है। माइक के मुंह से ये बात सुनकर केनी फूट फूट कर रोने लगता है। केनी पूरी तरह से टूट चुका होता है और वो एक बार में जाता है और देर रात तक वहाँ पर बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड के को कॉल करता है, पर के माइक का कॉल अटेंड नहीं करती। आगे माइक इंडोनेशिया से अमेरिका में आता है और वो केनी से मिलकर उससे खूब लड़ता है। तब केनी माइक से कहता है तुम एक फेमस जियोलॉजिस्ट हो, तुम कोई दूसरा क्लाइंट पकड़ सकते हो और ज्यादा गोल्ड माइन ढूंढ सकते हो। तब माइक कहता है क्या तुम सचमुच मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, पर अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ये सही नहीं है। जो एशिया की सबसे बड़ी कॉपर माइन मैंने ढूंढी थी, मैं असल में बॉक्साइट ढूंढ रहा था और रास्ते में कहीं फंस गया था और मजबूरन मुझे अपने क्लाइंट को ये बोलना पड़ा कि मैं जिस जगह पर फंसा हुआ हूँ वहाँ पर माइन मिलने की पॉसिबिलिटी है। ये सिर्फ एक ब्लफ था और असल में मैं बहुत लकी रहा। केनी माइक की ये बात सुनकर हंसने लगता है। तब केनी माइक से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। मूवी के अगले सीन में केनी और माइक एक प्लान बनाते हैं अपनी माइन को वापस लेने के लिए। वो तय करते हैं कि इंडोनेशिया के रूलर सुआर्तो का एक बेटा है जो काफी बिगड़ेल है और सुआर्तो भी उसे लेकर काफी परेशान रहता है। केनी और माइक सुआर्तो के बेटे से मिलते हैं और उससे दोस्ती करते हैं और आगे उसे गोल्ड माइन की पार्टनरशिप ऑफर करते हैं। तब सुआर्तो का बेटा कहता है मैं पार्टनरशिप करूंगा पर मैं इसका 85% लूंगा और 15% मैं तुम दोनों के लिए छोड़ूंगा, पर पार्टनरशिप करने से पहले मेरी एक शर्त होगी, मैं देखना चाहता हूँ माइक और केनी में कितना दम है। तब सुआर्तो का बेटा माइक और केनी को एक शेर के पिंजरे के पास ले जाता है
और वो पिंजरे का ताला खोलकर कहता है, अगर तुम दोनों में से कोई एक पिंजरे के अंदर जाकर जिंदा वापस आ गया तो मैं ये डील साइन कर लूंगा। कैनी थोड़ा सोचता है और फिर वो हिम्मत कर शेर के पिंजरे के अंदर जाता है और शेर कैनी को देखकर घुर्राने लगता है। पर जब कैनी काफी देर तक शांत रहता है तो शेर भी शांत हो जाता है। तब कैनी थोड़ा आगे बढ़ता है और वो शेर के पास जाकर धीरे से उस पर अपना हाथ रख लेता है। ये देखकर स्वार्थों का बेटा डील फाइनल कर लेता है। आगे फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि कैनी और माइक को वो गोल्ड माइन वापस मिल गई थी। वहीं दूसरी तरफ ब्राउन थॉमस बैंक से ब्रायन को नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसकी वजह से ही कैनी की गोल्ड माइन उनके हाथ से गई थी। एक दिन कैनी के पास ऑफर आता है कि उसे माइनिंग इंडस्ट्री का प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया जाने वाला है और उसे उसके लिए एक स्पीच तैयार कर सबके सामने देनी होगी। कैनी अवार्ड शो के लिए स्पीच देने के लिए तैयार होता है। तब माइक भी कैनी का साथ देने के लिए उसके साथ था और कैनी इस बात से बहुत खुश था कि इस यादगार मोमेंट में उसका दोस्त उसका साथ देने आया है। हॉल में कैनी को अवार्ड दिया जाता है और वो बेहद इमोशनल और एक अच्छी स्पीच देता है। माइक भी कैनी की स्पीच सुनता है और उसे अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। उस रात कैनी पूरी रात पार्टी करता है और एंजॉय करता है। अगली सुबह कैनी सो रहा होता है तभी उसे एक फोन कॉल आता है। ये फोन कैनी के ऑफिस से था और उसे तुरंत ऑफिस में बुलाया जाता है। कैनी अपने ऑफिस पहुंचता है तो वो देखता है उसके ऑफिस के बाहर काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी। कैनी अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी एक आदमी कैनी को पंच मारता है और ये सारे लोग वही थे जिन्होंने वाशो माइनिंग में इन्वेस्ट किया था। कैनी किसी तरह से अपने ऑफिस के अंदर जाता है और उसका स्टाफ उसे बताता है जो हमारी गोल्ड माइन थी उसे इंडोनेशिया गवर्नमेंट ने फर्जी बता दिया है। कैनी न्यूज देखता है तो जो सैंपल माइक अकोस्टा ने लैब में भेजे थे वो सारे सैंपल असल में फर्जी थे, जिसमें नदी से निकले हुए गोल्ड के टुकड़े मिलाए गए थे। वह असल में जमीन से निकला हुआ गोल्ड नहीं था। यह सबसे पुराना तरीका था जिस तरीके से लोग फर्जी गोल्ड माइन का दावा किया करते थे। वो जमीन के सैंपल में गोल्ड छिड़क दिया करते थे और लोगों को लगता है इस जगह से गोल्ड निकल रहा है, ये गोल्ड माइन है। और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि माइक अकोस्टा था जो अब गायब था। किसी को नहीं पता था कि माइक अकोस्टा अब कहाँ है और वो क्या कर रहा है। तभी कैनी को न्यूज मिलती है कि उसकी कंपनी वाशो माइनिंग को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से भी हटा दिया गया है। तब कैनी अपने स्टाफ से पूछता है स्टॉक एक्सचेंज से हटाने से पहले क्या किसी ने हमारे शेयर बेचे थे। तब कैनी का स्टाफ कहता है नहीं, हम हमारे शेयर नहीं बेच पाए क्योंकि हमें लगा शेयर के प्राइस यूं ही बढ़ते रहेंगे। तभी कैनी का एक दूसरा स्टाफ आकर कैनी को इन्फॉर्मेशन देता है माइक अकोस्टा ने वाशो माइनिंग के सारे शेयर पहले ही बेच दिए और उसने ये काम करके तकरीबन 164 मिलियन डॉलर कमा भी लिए और उसका सारा पैसा विदेशों में गुमनाम बैंक अकाउंट में चला गया। यह सुनते ही कैनी को यकीन हो जाता है कि माइक अकोस्टा ने उसे धोखा दिया है। तभी FBI टीम वहां पर आ जाती है और पूरे ऑफिस को अपने कब्जे में ले लेती है। अब कैनी के गोल्ड माइन स्कैम करने की खबरें सभी जगह मीडिया में छाई हुई थी। काफी इन्वेस्टर ने अपना पैसा खो दिया था और वहीं कैनी पर FBI इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। कैनी एक टीवी इंटरव्यू में सभी इन्वेस्टर से माफी मांगता है कि वो एक अच्छा CEO नहीं बन सका और उसने माइन की अच्छे से जांच नहीं की, लेकिन वो इस फ्रॉड में शामिल नहीं है। आगे इन्वेस्टिगेशन रूम में FBI वाले कैनी से पूछताछ कर रहे होते हैं और FBI की टीम इस बात का पता लगाना चाह रही थी कि कैनी इस स्कैम में शामिल है भी या नहीं। कैनी FBI वालों के सारे सवालों का जवाब देता है और वो कहता है इस स्कैम को पहले ही पकड़ा जाना चाहिए था क्योंकि इतना सारा सोना एक जगह पर मिलना कोई आम बात नहीं थी, लेकिन हम सभी लोग दबाकर पैसा कमा रहे थे तो किसी का ध्यान इस बात पर नहीं गया। तब FBI वाले बताते हैं हमें इन्फॉर्मेशन मिली है माइक अकोस्टा के बारे में। माइक अकोस्टा अपने सारे शेयर बेचकर इंडोनेशिया निकल गया था और वो वहाँ से हमेशा के लिए गायब होने की तैयारी कर रहा था। तभी होटल के बाहर उसे इंडोनेशियन आर्मी ने पकड़ लिया और वो उसे मिलिट्री हेलीकॉप्टर में बिठाकर जेल में ले जाने लगे। आगे हमें बताया जाता है कि आर्मी वालों के साथ में माइक अकोस्टा हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ था। तभी एक आर्मी ऑफिसर हेलीकॉप्टर का दरवाजा ओपन करके माइक अकोस्टा का सीट बेल्ट खोल देता है। माइक समझ जाता है कि आर्मी वाले यहाँ से उसे धक्का देने वाले हैं और FBI ऑफिसर कैनी से कहता है वहाँ से माइक अकोस्टा हेलीकॉप्टर से नीचे कूद गया। कैनी FBI ऑफिसर की इस बात को मानने से इनकार करता है और वो कहता है माइक अकोस्टा ने अपने शेयर बेचने के बाद ये कहानी रची ताकि कोई भी उसका पीछा ना करे। तब FBI ऑफिसर कहता है आर्मी वालों को जंगल से उसकी बॉडी मिली है और उन्होंने हमें उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी भेजी। वो आदमी माइक अकोस्टा ही था। आगे हम देखते हैं कि आर्मी वालों को जंगल में माइक अकोस्टा की बॉडी मिल जाती है और आर्मी वाले उस बॉडी की पहचान माइक अकोस्टा के रूप में करते हैं।
तब FBI ऑफिसर कहता है, एक इंटरेस्टिंग बात और है, तुम्हारे दोस्त डेनिस स्वार्तो ने भी अपने सारे शेयर पहले ही बेच दिए थे और वो बेचकर उसका परिवार और ज्यादा अमीर हो गया। माइक अकोस्टा मारा गया और $164 मिलियन अब मिसिंग है। अब क्वेश्चन ये है, क्या तुम इन सब में इन्वॉल्व थे? माइक अकोस्टा की डेथ की खबर सुनकर केनी कहीं न कहीं दुखी था, क्योंकि माइक अकोस्टा उसका बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। और केनी कहता है, मुझे इन सब बातों पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। जब मैं मलेरिया से इंडोनेशिया में मर रहा था तब माइक अकोस्टा मेरे साथ आखिरी वक्त तक था, और जब मैं होश में आया तो उसने मुझे बताया कि मुझे गोल्ड माइन मिल चुकी है। FBI वाले केनी से सवाल करते हैं, क्या वो इन सब फ्रॉड में शामिल था? और केनी FBI वालों की सारी बातों से इनकार कर देता है। तब FBI वालों को केनी की बातों पर विश्वास होने लगता है, क्योंकि केनी के पास जो शेयर थे वो उसने नहीं बेचे थे और ना ही वो ये सब छोड़कर कहीं भागा था। इसलिए केनी अब कंगाल हो चुका था और उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए FBI वाले केनी को आजाद कर देते हैं। आगे केनी होटल से अपना सामान लेकर वापस के घर पर चला जाता है। क्या केनी को वापस अपने घर पर देखकर हल्का सा मुस्कुराती है और वो उसके लिए दरवाजा खोल देती है। केनी घर के अंदर एंटर होकर घर को देखने लगता है। तब के लेटर्स का बंडल निकालकर केनी के सामने रखती है, जो लेटर्स केनी के लिए ही आए थे। केनी उन लेटर्स के बंडल को देखने लगता है तो उस एनवलप में केनी को वही नैपकिन मिलता है, और ये वही नैपकिन था जिस पर माइक और केनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ था। जिस कॉन्ट्रैक्ट में माइक और केनी के बीच में 50-50% की पार्टनरशिप के बारे में लिखा था, प्रॉफिट और लॉस में। और माइक के इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को माइक ने ही अपने पास रख लिया था। केनी इस कॉन्ट्रैक्ट के नैपकिन को पहचान जाता है और वो समझ जाता है ये उसे माइक ने ही भेजा है। माइक अभी भी जिंदा है और उसने अपनी मौत का बस नाटक रचा है। उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक चेक भी था जिसमें $82 मिलियन की रकम दर्ज थी। उस चेक को देखकर केनी हंसने लगता है, क्योंकि माइक ने अपना वादा पूरा किया था। जो $164 मिलियन के शेयर बेचकर वो भागा था, उसका 50% $82 मिलियन उसने केनी को वापस भेज दिया था। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।